नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। हम लोग हिंदी साहित्य के उन तमाम महत्वपूर्ण तथ्यों को देख रहे हैं जो कि यूजीसी नेट जीआरएफ में कई बार पूछे जा चुके हैं। देखिए, आज की जो क्लास है उन महत्वपूर्ण तथ्यों के ऊपर है जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे ही हैं। तो आप इन तमाम तथ्यों को देखिए, चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए और चीज़ों को बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए और याद करने की पूरी कोशिश कीजिए। और जितना कंटेंट आपको रोज़ प्रोवाइड किया जाता है हो सके तो आप उसको 4 से 5 बार देख के उसको तैयार करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज उन तथ्यों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में सीधे तो नहीं पूछे जाते, लेकिन घुमा फिरा के उनसे प्रश्न देखिए कैसे बनाए जाते हैं। तो उन तथ्यों को देखेंगे और चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। देखिए, अपभ्रंश साहित्य की प्राप्त रचनाओं का अधिकांश जैन काव्य है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो जैन काव्य है उसमें कौन सी भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया, तो अपभ्रंश काव्य का है। ठीक है, अर्थात रचनाकार जैन थे। सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ कवि स्वयंभू को माना जाता है। जैनाचार्य थे स्वयंभू, सबसे पुराने कवि माने जाते हैं अपभ्रंश के। नवी शती इनका समय बताया जाता है, जिन्होंने राम की कथा को लेकर पौमचरित, देखिए पौमचरित के बारे में पूछा जाता है कि पौमचरित में किस प्रकार की रचना है, तो राम जी से संबंधित रामचरित रचना है तथा महाभारत की रचना की है। वहीं देखिए, दूसरे महाकवि पुष्पदंत को माना जाता है। अपभ्रंश में स्वयंभू और पुष्पदंत यही दो महाकवि हैं जिनकी रचनाओं को सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और देखिए, इनका जो समय है 10वीं शती है, जिन्होंने जैन परंपरा के त्रिषष्टि सलाका पुरुषों का चरित्र महापुराण नामक विशाल काव्य में चरित्र किया है। तो ये जो रचना है इनकी पूछी जाती है, आप याद कर लीजिए। तीसरे लोकप्रिय कवि धनपाल 10वीं शती हैं, जिनकी भविष्यत कहा श्रुत पंचमी के अवसर पर कही जाने वाली लोक प्रचलित प्राचीन कथा है। तो ये देखिए, ये तीनों के तीनों रचनाकार जो है अपभ्रंश से संबंधित है। और ये जितनी भी इनकी रचनाएं हैं बहुत ही अति महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप इन सभी को याद कर लीजिए। वहीं देखिए, कनकामर मुनि 11वीं शती का करकंड चरयू भी उल्लेखनीय चरित्र काव्य है। तो इससे भी पूछा जाता है, लेकिन कम पूछा जाता है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। जैन साहित्य से संबंधित, अपभ्रंश साहित्य से संबंधित ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य आपको देखने को मिल गए। और देखिए, पुष्पदंत के बारे में देखेंगे। पुष्पदंत जैन साहित्य के अत्यंत प्रसिद्ध महाकवि थे। पुष्पदंत अपभ्रंश भाषा के कवि थे। पुष्पदंत की रचनाएं अगर हम देखें तो महापुराण है, जस हर चरित है, यशोधर चरित है। वहीं देखिए, नायक कुमार चरित है, नाग कुमार चरित, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। और देखिए, स्वयंभू, इन्हें स्वयंभू भाषा के महाकवि थे। देखिए, अपभ्रंश भाषा जो स्वयंभू है अपभ्रंश भाषा के महाकवि हैं। हिंदी के जैन कवियों में सबसे पहला नाम स्वयंभू का आता है। जो हिंदी के जैन कवि के अंतर्गत पूछा जाता है कि हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है, स्वयंभू। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, लेकिन इन्होंने जो रचनाएं की हैं अपभ्रंश में की हैं। वहीं देखिए, प्रमुख रचना अगर हम देखें तो इनकी पौमचरित पद्मचरित के नाम से जानी जाती है और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। रिट्ठल नेमी चरित, अरिष्ट नेमी चरित या हरिवंश पुराण, ये सारी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। वहीं देखिए, स्वयंभू छंदस, स्वयंभू छंद और स्वयंभू छंदस ये दोनों ही पूछी जाती है। और देखिए, धनपाल की अगर हम रचनाएं देखें तो इन्हें अपभ्रंश भाषा के कवि थे। धनपाल धक्कड़वंशी दिगंबर जैन थे और प्रमुख रचनाएं इनकी है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा पूछी जाती किसकी रचना, धनपाल की रचना है। और धनपाल का जो समय है 10वीं शताब्दी है। और देखिए, सतपुड़ा के जंगल, देखिए सतपुड़ा के जंगल जो रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है सतपुड़ा के जंगल। यह पूछी जाती है सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है, उसमें किस चीज़ का वर्णन है। तो 1956 में इसका प्रकाशन हुआ है, काव्य विधा में लिखा गया है, कविता के रूप में लिखा गया है। यह गीत फरोश काव्य संग्रह में संकलित है और इसमें सतपुड़ा के जंगल का वर्णन किया गया है। और देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में अगर हम देखें तो इनका जन्म 1913 में हुआ, मृत्यु 1985 ईस्वी। अगर हम काव्य कृतियाँ देखें इनकी तो गीत फरोश 1956 में प्रकाशित हुआ,
चकित है दुख 1968 की है, अंधेर कविताएं 1968 की है, गांधी पंचशती 1969 की है, बुनी हुई रस्सी 1971 की है, खुशबू के शिलालेख 1973 की रचना हमें देखने को मिलती है। और देखिए, केवल कवि की अनुभूति का साधारणीकरण मनाने वाले विद्वान हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो यह भी पूछा जाता है, ये जो स्टेटमेंट है देखिए पूछी जाती है, कवि की अनुभूति का साधारणीकरण मानने वाले विद्वान कौन है, तो डॉक्टर नगेंद्र की यह स्टेटमेंट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। और देखिए, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साधारणीकरण का अर्थ है काव्य के गठन द्वारा पाठ्य या श्रोता का भाव सामान्य भूमि पर पहुंच जाना, अर्थात इन्होंने कवि की अनुभूति को साधारणीकरण माना है। मतलब जो कवि सोच रहा है उसको साधारण कर दे, सब लोग जो कवि सोच रहा है वही जो भाव कविता के माध्यम से पहुंचाना चाह रहा है वही भाव सबके अंदर आए, यही साधारणीकरण की ये जो स्टेटमेंट दी है ये दी है नगेंद्र ने। और देखिए क्या है, अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण दो स्तर पर संपन्न होता है। पहले स्तर पर विभावादि देशकाल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, दूसरे स्तर पर प्रमाता पाठक श्रोता स्व पर अपने पराये की चेतना से मुक्ति हो जाता है। रामचंद्र शुक्ल से साधारणीकरण पर विस्तृत विचार किया है। उनकी पहली स्थापना यह है कि साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, मतलब जिसको गले लगाया जा सकता है या जिसको जोड़ा जा सके खुद से। दूसरा यह है कि जब तक भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव को आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। विषय का इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है। तो साधारणीकरण की आपने स्टेटमेंट देख ली। सब विद्वान जो हैं उनके अनुसार साधारणीकरण का जो अर्थ है वह थोड़ा अलग अलग है, परिभाषाएं अलग अलग है। काव्य शास्त्र में साधारणीकरण शब्द का प्रयोग रस निष्पत्ति के संदर्भ में हुआ है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग भट्टनायक 10वीं शती ईसा पूर्व ने रस निष्पत्ति संबंधी भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या के अंतर्गत किया है। और देखिए, गोदान जैसा कि आपको पता है प्रेमचंद की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है, 1936 में इसका प्रकाशन हुआ है। तो देखिए, प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो ये पूछा जा सकता है कि गोदान जो है प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो प्रेमचंद की यही सबसे अंतिम और पूर्ण उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय बम्बई द्वारा किया गया था। गोदान ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य माना जाता है। इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद, साम्यवाद का पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चित्रण हुआ है। गोदान हिंदी उपन्यास के विकास का उज्ज्वलतम प्रकाश स्तंभ है। और देखिए, प्रेमचंद की बात करें तो इनका जो जन्म है 1880 में हुआ था, 1936 में इनका देहांत हो गया था। और गोदान जो रचना है उसका प्रकाशन भी 1936 में ही हमें देखने को मिलता है। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन किया था। देखिए, जागरण समाचार पत्र में इन्होंने लिखा था और जो साहित्यिक पत्रिका थी हंस, उसमें ये संपादक के रूप में काम किए थे। वहीं देखिए, प्रमुख रचनाएं अगर हम देखें तो सेवा सदन की प्रमुख रचनाएं 1918 की, प्रेम आश्रम 1922 की, रंगभूमि 1925 की है, निर्मला 1925 की है, कायाकल्प 1926 की है, प्रतिज्ञा 1927 की है, गबन 1928 की है, कर्मभूमि 1932 की है, गोदान 1936 की। ये सारी प्रेमचंद की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें महादेवी वर्मा की, तो महादेवी वर्मा जो कि आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं और इनका जो जन्म है 1907 माना जाता है। 1987 में इनका निधन हो गया। अगर हम इनके निबंध संग्रहों को देखें तो श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है और इनको यामा के लिए 1942 में एक पुरस्कार भी मिला है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इनसे संबंधित। क्षणदा 1957 ईस्वी की रचना है। साहित्यकार की आस्था 1964 ईस्वी की रचना है।
संकल्प पिता 1968 ईस्वी की रचना है। भारतीय संस्कृति के स्वर 1984 ईस्वी की रचना है। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हमें देखने को मिलती है। रामविलास शर्मा की अगर हम बात करें तो रामविलास शर्मा का जन्म 1912 में हुआ। 2000 ईस्वी में इनका निधन हो गया। निबंध संग्रह अगर हम इनके देखें तो प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी की है। साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी की है। भाषा साहित्य और संस्कृति 1954 ईस्वी की है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 ईस्वी की है। आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी की महत्वपूर्ण रचनाएं हमें देखने को मिलती है। और देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जो जन्म है 1907 में हुआ। 1979 ईस्वी में इनका निधन हो गया। अगर हम इनके निबंध संग्रह देखें जो कि अशोक के फूल 1948 ईस्वी की रचना है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। कल्पलता 1951 ईस्वी की रचना है। मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी की रचना है। कुटज 1964 ईस्वी की रचना है। साहित्य सहचर 1965 ईस्वी की इनकी रचना है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण निबंध संग्रह के अंतर्गत आता है। यशपाल की बात करें तो यशपाल जो है मार्क्सवादी लेखक चिंतक हैं और इनकी अगर हम रचनाएं देखते हैं तो कॉमरेड, दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड, ऐसी रचनाएं इन्होंने सबसे ज़्यादा लिखी है। देखिए यशपाल का जो जन्म है 1903 में हुआ। 1976 में इनका निधन हो गया। अगर हम इनकी कहानी देखें तो पिंजरे की उड़ान 1939 ईस्वी की है। अभिशप्त 1943 ईस्वी की है। तर्क का तूफान 1944 ईस्वी की है। फूलों का कुर्ता 1949 ईस्वी की है। उत्तमी की माँ 1955 ईस्वी की है। खच्चर और आदमी 1965 ईस्वी की है। ये सारी इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं और कहानी संग्रह हैं, आप देख सकते हैं। विराम चिन्ह, देखिए विराम चिन्ह बहुत बार पूछी जा चुकी है, किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की रचना है और निबंध संग्रह है, निबंध है ये। विराम और वितर्क देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, निबंध है, 1957 ईस्वी की रचना है। और देखिए रचना और प्रकाशन वर्ष अगर हम देखें तो प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी की रचना है। आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी की रचना है। भाषा, युग, बोध और कविता 1981 ईस्वी की रचना है। और विराम चिन्ह 1985 ईस्वी की रचना है। अभी हमने ऊपर देखा इन सभी रचनाओं के बारे में, तो आप उनको देख सकते हैं फिर से। देखिए डॉक्टर रामविलास शर्मा की प्रमुख निबंध संग्रह है प्रगति और परंपरा, जो कि 1949 ईस्वी की है। साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी की है। भाषा, साहित्य और संस्कृति 1954 ईस्वी की है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 ईस्वी की है। लोक जीवन और साहित्य 1955 ईस्वी की है। स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 1956 ईस्वी की। ये सारी रामविलास शर्मा की रचनाएं हैं। आप इनको याद कर सकते हैं क्योंकि इनसे प्रश्न बहुत बार बनाए जा चुके हैं। रामविलास शर्मा की अगर प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं देखें तो प्रेमचंद 1941 ईस्वी की रचना है। भारतेंदु युग 1943 ईस्वी की रचना है। निराला 1946 ईस्वी की रचना है। प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953 ईस्वी की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ईस्वी की रचना है। देखिए हिंदी साहित्य में नेट जीआरएफ से संबंधित जितने महत्वपूर्ण तथ्य आपको इस चैनल पे देखने को मिल रहे हैं, उन सभी की जो पीडीएफ है आपको साहित्य गुरु टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड की जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो टेलीग्राम का लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर जुड़ सकते हैं और सभी पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। और रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट मैटर है, अगर आपने उन सभी मैटर को तैयार कर लिया, मटेरियल को तैयार कर लिया, याद कर लिया, तो आपको नेट जीआरएफ होने से पेपर 2 में कोई भी रोक नहीं सकता। पेपर 1 आपको खुद से तैयार करना पड़ेगा और चीज़ों को बार बार याद करने से ही चीज़ें होंगी। एक बात और, इस बार का जो पेपर है जून 2024 का पेन पेपर मोड होने वाला है, तो आप लोग OMR सीट पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। बड़े गोले, छोटे गोले, जो भी है गोलों को भरने की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप उस दिन गलती ना कर पाएँ। और OMR सीट आती है, आप उसको निकलवा लें या उसकी पूरी कॉपी आती है 20-25 रुपये की, उसको ख़रीद के प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप कर सकें। मोटे पेन का यूज़ कीजिए, जिसकी निप मोटी हो उस पेन का यूज़ कीजिए ताकि गोले जो हैं जल्दी भरे जा सके। तो इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहिए, चीज़ों को याद करते रहिए, जिससे जो है चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहें और आप किसी भी चीज़ को जल्दी कर सकें। और देखिए अगर हम पेपर 2 में और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें
तो धूमिल, देखिए धूमिल का कई लोगों को नाम ही पता नहीं होता, इनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। 1958 में इनका जन्म हुआ, 1996 में इनका देहांत हुआ। सुदामा पांडे धूमिल हिंदी की समकालीन कविता के दौर के मील के पत्थर साबित हुए। कविता में एक है, धूमिल की कविताओं में आज़ादी के सपनों के मोहभंग की पीड़ा और आक्रोश की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति मिलती है। मतलब जो आज़ादी के बाद के सपने लोगों ने सजाए हुए थे वह कैसे टूटे, लोगों के अंदर से कैसे धीरे धीरे वह भावनाएं खत्म हुई, उन सभी चीज़ों का चित्रण इनके काव्यों में, इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। इसी को साहित्य में मोहभंग की उपाधि दी गई है, संज्ञा दी गई है। और देखिए धूमिल की कविताओं में आज़ादी के सपनों के मोहभंग की पीड़ा और आक्रोश की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति मिलती है। अगर हम देखें, व्यवस्था जिसने जनता को छला है उसको आईना दिखाने मानो धूमिल की कविताओं का परम लक्ष्य है। धूमिल की 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी की रचना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना है। संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी की रचना है। कल सुनना मुझे 1976 ईस्वी की रचना है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 ईस्वी की रचना है। तो इसको क्रम से लगाने के लिए कई बार आ चुका है, आप इनको क्रम से याद कर लीजिए। 3 ही काव्य संग्रह हैं, याद कर लेना ताकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहे। अगर हम बात करें नागार्जुन की, तो नागार्जुन देखिए फक्कड़ किस्म के आदमी थे। 1911 में इनका जन्म हुआ, 1998 में इनका देहांत हुआ। नागार्जुन हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। नागार्जुन अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार थे। नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत एवं बांग्ला में मौलिक रचनाएं भी की तथा संस्कृत, मैथिली एवं बांग्ला में अनुवाद कार्य भी किया। और देखिए कविता संग्रह अगर हम देखें तो युगधारा 1953 ईस्वी की रचना है। सतरंगे पंखों वाली 1959 ईस्वी की रचना है। प्लासी पथराई आंखें 1962 ईस्वी की रचना है। तालाब की मछलियाँ 1974 ईस्वी की रचना है। तो ये सारी इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं, कई बार पूछी जा चुकी हैं। आप इनको तैयार कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में। अगर लेखक और उनकी रचनाएं देखें तो भवानी प्रसाद मिश्र, जो कि जन्म इनका 1914 में और मृत्यु 1985 में। गीत फरोश कविता संग्रह, चकित है दुख कविता संग्रह, गांधी पंचशती कविता संग्रह, बुनी हुई रस्सी कविता संग्रह, ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और देखिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 से 1983 ईस्वी की रचनाएं अगर हम इनकी देखें तो पागल कुत्तों का मसीहा लघु उपन्यास 1977 ईस्वी की रचना है, कथा साहित्य है। सोया हुआ जल लघु उपन्यास है, 1977 ईस्वी की रचना है, कथा साहित्य है। कच्ची सड़क 1978 ईस्वी की रचना है, कथा साहित्य। अंधेरे पर अंधेरा 1980 ईस्वी की रचना है, कथा साहित्य। ये सारी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि हमें याद होनी चाहिए। भवानी प्रसाद मिश्र, अभी हमने इनकी सारी चीज़ें देख ली। गीत फरोश कविता संग्रह है, चकित है दुख कविता संग्रह, गांधी पंचशती, ये सारी रचनाएं भी हमने देख ली। बात करें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की तो 1927 में इनका जन्म हुआ, 1983 में इनका निधन हो गया। तो देखिए पागल कुत्तों का मसीहा लघु उपन्यास इनकी ही रचना है 1977 की। कथा साहित्य सोया हुआ जल लघु उपन्यास 1977 की है, कथा साहित्य है। और कच्ची सड़क 1978 की रचना है, कथा साहित्य इनकी ही रचना है। अंधेरे पर अंधेरा 1980 ईस्वी की रचना है, इन्हीं की रचना है। रघुवीर सहाय 1929 में इनका जन्म हुआ, 1990 में इनका देहांत हो गया। हंसो हंसो जल्दी हंसो कविता संग्रह इनकी रचना है। रास्ता इधर से है कहानी संग्रह इन्हीं का है। दिल्ली मेरा परदेश निबंध संग्रह इन्हीं की रचना है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। असाध्य वीणा जो कि अज्ञेय की रचना है, इनसे भी हम उन तमाम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। असाध्य वीणा अज्ञेय जी की एक लंबी कविता है, लंबी कविता है, याद रख लीजिए, पूछा जाता है कई बार कि असाध्य वीणा किस प्रकार की कविता है, तो लंबी कविता है। यह कविता उनके काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार में संकलित है, तो आंगन के पार द्वार में संकलित है और इसका जो प्रकाशन है 1961 में हुआ था। असाध्य वीणा कविता एक चीनी जापानी लोक कथा पर आधारित है। यह भी पूछा जाता है कि ये जो लोक कथा है इस कविता में, तो ये जो लोक कथा है कहाँ की है,
तो चीनी जापानी दोनों जगहों की लोक कथा पर आधारित है। इस कविता की मूल कहानी आकोकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी में टैमिंग ऑफ द हॉर्प शीर्षक में संकलित है। अज्ञे जी ने इस कथा का भारतीयकरण करते हुए वर्णन किया है कि किरीट नामक वृक्ष से वज्रकीर्ति नामक साधक ने ऐसी वीणा का निर्माण किया जिसे राज दरबार में कोई भी कलावंत बजा नहीं सका। अंततः इस असाध्य वीणा को केस कंबली प्रियंबद नाम का साधक ही साध पाता है, यानी कि बजा पाता है। जब यह वीणा बजती है तब दरबार में उपस्थित राजा रानी और प्रजा जनों को अपने अपने व्यक्तित्व और भावनाओं के अनुसार उन्हें अलग अलग संगीत सुनाई देता है। तो असाध्य वीणा से संबंधित ये तथ्य हैं, आप इनको याद कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे इनका पूरा नाम है। 1911 में इनका जन्म हुआ, 1987 में इनका निधन हो गया। अगर हम इनके कविता संग्रह देखें तो भग्नदूत 1933 ईस्वी की रचना है, चिंता 1942 ईस्वी की रचना है, इत्यलम 1946 ईस्वी की रचना है, हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी की रचना है, बाबरा अहेरी 1954 ईस्वी की रचना है, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये 1957 ईस्वी की रचना है, अरियो करुणा प्रभा में 1959 ईस्वी की रचना है, आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी की रचना है, कितनी नावों में कितनी बार 1967 ईस्वी की रचना है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970 ईस्वी की रचना है, सागर मुद्रा 1970 ईस्वी की रचना है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1974 ईस्वी की रचना है, महावृक्ष के नीचे 1977 ईस्वी की रचना है, नदी की बाग पर छाया 1981 ईस्वी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगर हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो इनका जन्म 1899 में और मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई। कविता संग्रह अगर हम इनका देखें तो अनामिका 1923 में है, परिमल 1930 का है, गीतिका 1936 का है, अनामिका द्वितीय जो है 1938 में है, और इसी संग्रह में सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जैसी प्रसिद्ध कविताओं का संकलन है। तो 1938 का जो अनामिका काव्य संग्रह द्वितीय है ये इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। कुकुरमुत्ता जो कि 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुई इनकी काव्य संग्रह है, जो कि पूंजीवाद को बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें फटकार लगाई गई है, बुला भरा कहा गया। तो ये इनकी रचना है। अणिमा 1943 ईस्वी की रचना है, वेला 1946 ईस्वी की रचना है, नए पत्ते 1946 ईस्वी की महत्वपूर्ण रचना है। अर्चना 1950 ईस्वी की रचना है, आराधना 1953 ईस्वी की रचना है, गीत कुंज 1954 ईस्वी की रचना है, साध्य कांकली 1954 ईस्वी की रचना है। मुक्तिबोध का जन्म 1917 में हुआ, 1964 में इनका निधन हो गया। कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 ईस्वी का है, भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी की है। प्रमुख लंबी कविताएं अगर हम इनकी देखें तो अंधेरे में भूल गलती ब्रह्म राक्षस, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा 1907 ईस्वी की रचना है, 1987 में इनका निधन हो गया। कविता संग्रह अगर हम देखें तो निहार 1930 में, रश्मि 1932 में, निर्जा 1935 में, सांध्य गीत 1936 में, दीप शिखा 1942 में, यामा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो ये सारी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आप याद कर सकते हैं। और यामा के लिए इनको 1942 में इनको पुरस्कार भी मिला है, जिससे ये बहुत ज़्यादा लोक प्रसिद्ध हुई हैं। तो महादेवी वर्मा को द्वितीय मीरा भी कहा जाता है, तो आप इसको याद कर लीजिए। और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपके साथ साझा किए हैं आप इनको बार बार दोहराइए, चीज़ों को याद कीजिए। और PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है, तो आप वहां से ज्वाइन करके चीज़ों को देख सकते हैं और चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए। देखिए 20 या 25 दिन रह गए एग्ज़ाम में, तो आप हो सके तो अगर तन्मयता से अगर आप अभी लग जाएं, तैयारी कर लें, तो जो जून 2024 का एग्ज़ाम है यही एक ऐसा अवसर है जिसमें सिलेबस जो है पुराना है, आपने कई बार चीज़ों को पढ़ रखा होगा। अगर आप इन सभी चीज़ों को एक बार ढंग से तैयार कर ले, चीज़ों को अच्छे से अपने को खुद को समय दे दे, तो आपका इसी साल इसी महीने जो जून का एग्ज़ाम होने वाला है, आप 1-2 महीने में JRF हो जाएंगे और आपको बड़ा ही अच्छा अनुभव होगा और आप फिर किसी समय किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप तैयार करते रहिए, चीज़ों को याद करते रहिए और पढ़ते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, और कथन और कारण वाले तथ्यों को भी देखेंगे और चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग जुड़े इसके लिए धन्यवाद। देखिए, कंटेंट अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य मिलते रहे। देखिए, ये जो चैनल है इसमें आपको हिंदी साहित्य की बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आपको हिंदी साहित्य की आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इन सभी को समझना है तो इन सभी की क्लासेस भी मैंने अपलोड कर रखी है। आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं नेट जीआरएफ को इसलिए ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि इसका एग्ज़ाम सन्निकट है, पास है, इसलिए मैं इस पे इस तरह के कंटेंट आपको मुहैया करा रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। बाकी आप हिंदी साहित्य को समझने के लिए मेरी पृष्ठभूमि वाली क्लासेस और आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, इन सभी क्लासेस को ले लीजिए। आपको हिंदी साहित्य एक नए ढंग से, नए तरीके से, नए दृष्टिकोण आपको मिलेगा साहित्य को समझने के लिए। फिर आप साहित्य को एक नए नज़रिए से पढ़ेंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, और चीज़ों को देखते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।